नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज मैं बात करूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। आपको पता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत का संविधान लगातार साल डेढ़ साल से मैं कह सकता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव से 6 महीना पहले से लेकर अभी जब राहुल गांधी का बिहार दौरा हुआ, दरभंगा गए थे, वहां पर जिस प्रकार से न्याय संवाद यात्रा की उन्होंने शुरुआत कराई कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, वहां पर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में गए, एक हाथ में संविधान दूसरे हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर जिस प्रकार से वो दलित समाज से आने वाले छात्रों को संबोधित कर रहे थे और बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ले रहे थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कि भारत के राजनीतिक इतिहास में कम से कम महात्मा गांधी से भी अधिक प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है उसको समझने का प्रयास करेंगे हम। और क्या सवाल ये उठता है कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस प्रकार से दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये निर्विवाद सत्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी से भी देश की राजनीति में अधिक प्रासंगिक है। क्यों, उस पर मैं आता हूं। दूसरा, लेकिन सवाल दूसरा भी है कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान की जो रचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान जो अप्रतिम था, तो क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी कल्पना की होगी कि उनके संविधान की प्रति और उनका फोटो लेकर कोई अपना निजी स्वार्थ के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए केवल बाबा साहब की बातों को, उनकी भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर विदेश में प्रस्तुत किया जाएगा? सवाल ये है। तो ये दो सवाल ऐसे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे क्या। सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है सामाजिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात स्पष्ट रूप से कहा, शिक्षित बनो। अपने उनके जो भी प्रशंसक, जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी उनकी लीगेसी जिनके बीच भी थी, जिसे आप कह सकते हैं कि दलित समाज, वैसे केवल दलितों के नेता नहीं थे, लेकिन आज दुर्भाग्य से ऐसे लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और भारत का संविधान लेकर वोट बटोरने चलते हैं, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को केवल दलितों का नेता बनाकर छोड़ दिया है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि केवल दलितों के नेता नहीं थे, वो राष्ट्र देश के नेता थे। और भारत का यह सौभाग्य रहा कि भारत का संविधान बाबा साहब के शब्दों में लिखा गया। यह देश के प्रति उनका अप्रतिम योगदान है, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं हो सकता। दूसरा, एक बात और समझने की आवश्यकता है कि भारत है क्या। तब हम समझ पाएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर और भारत का संविधान लेकर लोग जो निकले हैं, उनका मकसद क्या है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए, आजादी जब मिलने वाली थी, भारत के संविधान सभा का गठन होता है और उस संविधान सभा में यह बात तय था कि जो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी चाहते उन्हीं लोगों का चयन होता। लेकिन उस संविधान सभा में कई ऐसे लोग भी शामिल किए गए जिनकी महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से एकदम नहीं पटती थी। तो संदेश क्या है? संदेश यह है कि लोकतंत्र में विपरीत विचारधारा के लोगों का भी स्थान होना चाहिए। केवल आप अपनी बात, अपनी मर्जी, अपनी फिलॉसफी लोगों पे नहीं थोप सकते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण विपरीत विचारधारा के लोगों का भी लोकतंत्र में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसके उदाहरण स्वरूप सबसे बड़ा उदाहरण थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कभी भी महात्मा गांधी से नहीं पटा, कभी भी जवाहरलाल नेहरू से नहीं पटा। यह तो इतिहास में अंकित है। कोई बुद्धिजीवी, मैं भारत के किसी भी बुद्धिजीवी को चुनौती देता हूं कि बताएं कि महात्मा गांधी का कितना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के अनुयायी थे। क्या जवाहरलाल नेहरू के अनुयायी थे? नहीं थे। और न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कभी महात्मा गांधी और न कभी जवाहरलाल नेहरू सहमत हुए। दूसरा, वैसे आज इस मुद्दे पर प्रासंगिक नहीं है, लेकिन दूसरा चेहरा थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी लगातार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विरोधी रहे। फिर भी न केवल संविधान सभा में बल्कि भारत के पहले कैबिनेट में ये दोनों के दोनों मंत्री बने।
तो सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो योगदान रहा अतुलनीय है। केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही नहीं, केवल जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू का भी योगदान बहुत बड़ा रहा। देश ऋणी है इन सभी नेताओं का, सभी महापुरुषों का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान को आप कैसे नकार सकते हैं, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की जितनी बैठकें हुई और उनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बौद्धिक क्षमता का अगर हम स्मरण न करें तो हमारा देश कृतज्ञ होगा। हमारा देश कृतज्ञ होगा अगर संविधान के निर्माण में हम महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों की विचारों का अगर असर प्रभाव को हम नकारने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान में, तो हमारा देश कृतज्ञ होगा। हम कैसे नकार सकते हैं सी राजगोपालाचारी के बौद्धिकता पूर्ण भाषणों को, जो कि संविधान सभा में दी गई और जिसके आधार पर इस संविधान की रचना हुई। तो सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वोट बैंक किसी भी दल का बढ़ाने के लिए टूल बनना चाहते थे? नहीं बनना चाहते थे। और राजनीतिक रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितना प्रताड़ित हुए, इसका उदाहरण तो इतिहास में अंकित है। और यह इतिहास जिस इतिहास में अंकित है, वो इतिहास मुगलों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा नहीं लिखी गई। वो इतिहास आजाद भारत की सरकारों के द्वारा लिखी गई, जिसमें यह स्पष्ट है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने के लिए किन लोगों ने प्रयास किया, बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भरपूर प्रयास किया है कि भीमराव अंबेडकर न तो संविधान सभा के लिए चुने जा सके और न ही लोकसभा के लिए वो चुने जा सके। ये तो इतिहास में अंकित है। और आज क्या स्थिति है? आज आप अगर देखिए तो जो अंबेडकरवादी अपने आप को घोषित करते हैं नहीं अम्बेडकरवादी, अंबेडकर के नाम पर केवल दुकान चलाने वाले लोग हैं, आज वे सभी अंबेडकरवादी नेहरूवादियों की गोद में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? आप एक एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम लेकर उनका मान बढ़ेगा, लेकिन आप एक एक जो कोई भी दर्शक देखते हैं, आप एक एक अंबेडकरवादी को देखिए कि नेहरूवादी के गोद में है या नहीं है। जबकि जीवन भर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू के विरोधी रहे, महात्मा गांधी के विरोधी रहे। महात्मा गांधी से लड़कर, जवाहरलाल नेहरू से लड़कर ही उन्होंने इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों को उनका अधिकार दिलाया। लेकिन आज नैरेटिव क्या तैयार किया जा रहा है? आज नैरेटिव देश के अंदर तैयार किया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वैचारिक जो मत भिन्नता थी, जो वैचारिक दुश्मन थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, वो एक समाज के लोग थे, एक सवर्ण समाज के लोग थे, ब्राह्मण थे। ऐसा कहीं कहा है क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जितनी भी किताबें आप पढ़ कर देखिए, कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा कि एक जाति बाबा साहब भीमराव जाति पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमला कर रहे हो, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में इस बात का उदाहरण दिया है कि अगर प्राचीन भारत में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, अगर वो विभाजनकारी होती, अगर वो कंप्लीटली, अगर जिसे हम कहते हैं कि अगर वो अत्याचारी होती है अगर, तो फिर इस देश में मौर्य वंश का शासन कैसे हुआ होता? इस देश में भीलवाड़ा कैसे होता? भीलों का शासन कहां से आया होता? इस देश में पाल वंश के लोगों ने कैसे शासन किया होता? ये सभी तो आज की परिभाषा के अनुसार तथाकथित शूद्र थे। अगर मौर्य वंश के लोग तथाकथित रूप से जिस प्रकार से आज के ये अंबेडकरवादी, आज के ये नेहरूवादी जिस प्रकार से जाति की व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की व्याख्या कर रहे हैं, उसके अनुसार तो मौर्य वंश के लोग शासक कैसे बन जाते हैं और सम्मान कैसे पाते? भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। अगर ब्राह्मण इतना ही ताकतवर था, इतना ही वर्ण व्यवस्था प्रभावी था भारत में, और वर्ण व्यवस्था के कारण यहां के लोग दबे कुचले रहे, अत्याचार होता रहा, अछूत रहा, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य, पाल वंश, प्रतिहार वंश, ये सब कहां से आ गए भाई? तो अतार्किक लोग हैं,
थोड़ा सा पढ़ते नहीं है, पढ़ना नहीं, क्योंकि उतना ही पढ़ना है जितना जितना अंग्रेजों ने पढ़ाया। और अंग्रेजों ने क्यों पढ़ाया, तो थोड़ा लॉर्ड मैकाले को पढ़ ले। लॉर्ड मैकाले ने स्पष्ट कहा था ना कि उसका मकसद क्या था, भारत का इतिहास लिखवाने का, भारत में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का, और उसके लिए जो सिलेबस तैयार करने का मकसद क्या था। केवल लॉर्ड मैकाले की उद्घोषणा को ही जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिया था लॉर्ड मैकाले ने, उसे पढ़ ले और बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ ले तो स्पष्ट होगा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का केवल नाम लेंगे, बाबा साहब अंबेडकर के विचार से कोई मतलब नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए कहा था, पहला शिक्षित बनो, समर्थ बनो। तो शिक्षित बनना का मतलब क्या केवल गाली देना रह गया है, वोट बटोरना रह गया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए टूल बनकर उपयोग होना रह गया है? ऐसे हजारों लोग हैं इस देश में जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए उसकी राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो कई उदाहरण से स्पष्ट है दुनिया में। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर खतरे की बात आज हो रही है, उस संविधान की मूल प्रस्तावना में किसने संशोधन किया, किसने बदल दिया संविधान को? 1975 से 77 के बीच में संविधान में कितने परिवर्तन हुए और मूल प्रस्तावना में परिवर्तन हुए? कौन देगा जवाब? उसके बाद से कब परिवर्तन हुआ बताइए? संविधान कब बदला गया? किसने बदला? संविधान के प्रति समर्पण सबसे ज्यादा किसका रहा? अंबेडकर के प्रति सबसे अधिक सम्मान, सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद भी बुद्धि के कुपमंडुक बनकर कि नहीं, इसके अंदर जाना नहीं है, क्योंकि देखना उतना ही है जिससे कि व्यापार चल सके। व्यापार किससे चलेगा? तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सबसे आसान तरीका है गाली देना। तोड़ना सबसे आसान है, किसी चीज को फाड़ देना बहुत आसान है, जोड़ देना, साट देना मुश्किल है। याद करो सरदार पटेल की वो भूमिका, जब 500 से अधिक रियासतों को सरदार पटेल ने जोड़ा था। तोड़ देना तो मिनटों का काम है भाई। तो भारत के को तोड़ने के लिए भारतीय संविधान का नाम लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर केवल अपना दुकान चलाने वाले लोग ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिदिन हत्या करने के जिम्मेवार नहीं है। तो जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ा नहीं या उतना ही पढ़ा जिससे कि उनका व्यापार चलता रहे, ऐसे लोग सबसे बड़े दोषी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सशरीर तो है नहीं। अब भीमराव अंबेडकर का मतलब केवल विचार है उनका, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सबसे बड़े वैचारिक शत्रु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भारतीय सार्वजनिक जीवन, राजनीति में प्रवेश से लेकर उनके मृत्यु के अंतिम समय तक जो वैचारिक रूप से बाबा साहब के दुश्मन रहे, प्रतिद्वंदी रहे, जिनसे लड़कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लक्षित वर्ग को उनका अधिकार दिलाया, आज उन्हीं की गोद में बैठे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के लिए हो नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।